राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और उससे पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई अपने अपने विधायकों को संभालने में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ में इकट्ठा करके उन्हें वोटिंग की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दे दिया है ताकि कोई भी तकनीकी गलती ना हो और पार्टी का गणित सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया है। यहां उनके लिए प्रशिक्षण सत्र जो है वो आयोजित किए गए ताकि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति मजबूत रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और उन्हें चुनाव से पहले एकजुट रहने का संदेश दिया। दरअसल कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता क्रॉस वोटिंग की है, इसलिए पार्टी अपने विधायकों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। पहले कांग्रेस विधायक कुफरी में ठहरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें कसौली शिफ्ट किया गया है। माना यह जा रहा है कि पार्टी किसी भी तरह की सियासी सेंध या दबाव से अपने विधायकों को दूर रखना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी भी अलर्ट मोड पर है। पार्टी की कोशिश है कि राज्यसभा चुनाव में उसके उम्मीदवार को पूरी मजबूती के साथ जीत मिले और किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा ना हो। इसलिए विधायकों को न सिर्फ एकजुट रखा जा रहा है बल्कि उन्हें वोटिंग की तकनीकी बारीकियों से भी अवगत कराया जा रहा है। लेकिन इस पूरे सियासी समीकरण में एक बड़ा सवाल इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो को लेकर भी है। इनेलो के पास भले ही सीमित विधायक हों, लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थिति में उनका रुख बेहद ही अहम है। अभी तक आईएनएलडी ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि वह राज्यसभा के चुनाव में किसको समर्थन देगी। पार्टी ने अपने पत्ते बंद रखे हुए हैं, जिससे राजनीतिक अटकलें और भी तेज हो गई हैं। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। उससे पहले कुछ सवाल हैं जो इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी बदलेगी हरियाणा का सियासी समीकरण? सवाल ये कि क्या पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर है? सवाल ये भी आज हम पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हिमाचल में क्यों ठिकाना बदल रही है विधायकों का? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को टूट फूट का डर सता रहा है? अभी भी है। सवाल यह भी है बड़ी बहस का आज कि इनेलो ने चुनाव में क्यों सस्पेंस बनाया हुआ है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त आपसे हम पूछेंगे। तमाम जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे जुड़कर उनके सामने ही इन सवालों को हम रखेंगे। और क्योंकि जो ट्रेनिंग टाइम है यानी कि जो प्रशिक्षण शिविर है वो लगातार चल रहा था, लेकिन जो महत्वपूर्ण दिन है वो कल का है। इसी पर करते हैं बड़ी बहस और खास मेहमान जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और उनका तारुफ आप सभी से करवा देते हैं। लेकिन बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं नेताओं की, एक बार वो सुन लेते हैं। हमने 3 राउंड लिए हैं और 100% हमारे विधायकों का जो प्रशिक्षण है, जो उनकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। और सुबह कल 9 बजे सभी को विधानसभा में कॉल किया है और सभी सुबह 7 बजे से अपनी वोट पोल करेंगे और शाम को मुख्यमंत्री जी के निवास पर डिनर है और सभी लोग डिनर पे मिल रहे हैं। वो तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं, वो कांग्रेस वालों से पूछना। उनको कल आ जाएंगे, ख्याल में रात को आ जाएंगे या फोन कर लो, उनसे बता देंगे। तो यही कि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। हाँ, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो प्रशिक्षण का 100% ठीक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमने पूरा अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा किया है और कल हम वोटिंग करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि जो हमारे निर्दलीय विधायक है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि हम जो हमारे जो एक्स्ट्रा वोट है वो हम जो हमारा जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसको देने का काम करेंगे। अगर मैं हरियाणा कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ना होकर के अलग अलग गुट है और अगर उन्होंने वही अगर दोहराने का काम किया तो निश्चित रूप से निर्दलीय के भी चांस हो सकते हैं। धोखेबाजी अगर हुई है तो कोई किसी और ने तो की नहीं, वो उनका अपना गुटबाजी है और गुटबाजी के अंदर वो कभी इकट्ठे वोट नहीं डालते और इसीलिए कहीं न कहीं जो हमारे विधायक है उन्होंने इसी उम्मीद से जो है निर्दलीय कैंडिडेट उतारने का काम किया है। मुझे पक्का तो मैं नहीं कह सकता कि वो तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद निर्दलीय को उनको वोट जाना ही चाहिए। अगर जब वो बीजेपी का और कांग्रेस दोनों का विरोध कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट को डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है संजय भाटिया जी, उनकी जीत निश्चित है। और दूसरे उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया, इंडिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि उनकी जीत में भी किसी तरीका का कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो जीत रहे हैं सर? मुझे लगता है, बाकी तो रिजल्ट कल शाम को 5 बजे आप सबके सामने आ जाएंगे। संजय भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 100% जीत रहे हैं, और दूसरे उम्मीदवार भी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है उनकी भी जीत। वो ट्रेनिंग वोट में कोई गड़बड़ ना हो जाए ना, थोड़ा अभ्यास तो कराना। सर कल भी बताया कि 3 वोटों में जो गड़बड़ी हुई थी, आज भी दोबारा उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। राणा जी दूसरी सीट भी जीत रहे हैं? कल वो ही ना आ जाओ, कोई गड़बड़। सर दूसरी सीट भी जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो कितने कितने वोट निर्दलीय इकट्ठा कर लिए सर? उम्मीदवार को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वोट तो 31 वाला जीत जाएगा, हमारे वाला 28 वाला भी जीत जाएगा। 28 वाला भी जीत जाएगा? जादुई आंकड़ा है ये तो। लग रहा है ब्लेसिंग्स हैं, पूरे हरियाणा की ब्लेसिंग्स हैं, और संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान भी मुझे दिया और ट्रस्ट भी किया। और मैं हरियाणा की तरफ से जो मैक्सिमम हितों की बात होगी उच्च सदन में रखने का प्रयास करूँगा। वो ठीक है, उनका अपना इकट्ठे रहने का होगा, और ट्रेनिंग भी रहती है, हमारे भी इकट्ठे ही रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सब एमएलए इकट्ठा रह रहे हैं, और ट्रेनिंग भी रहती है। वोट गलत ना डल जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस 1-2 बार गलत वोट डाल चुकी है, इस बार उनसे गलती ना हो उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हो। देखिए, ये सांसदों का काम है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सबको वोट करने के लिए हमने अपील की है, और जिसको जैसा लगेगा वैसा काम करेगा। तो कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर 2 ही है, 2 से ज़्यादा है नहीं, इसलिए वो क्या करें। कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं, इसीलिए उनको इकट्ठा करके शिमला में ले जाया गया है, कुफरी ले जाया गया है, हिमाचल की वादियों में ले जाया गया है। उनको ऊपर सुपरविजन करने के लिए बड़े नेता लगाए गए। इंडियन नेशनल लोक दल वक्त पे अपने पत्ते खोलेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के कुशासन को, उनकी नीयत को भली प्रकार समझते हैं। तो आपने सभी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सुना, क्या कहना है उनका वो आपने अच्छे से सुना है। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की, जहां इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जहां विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका रावल जी। गगन खरोड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका गगन जी। रजत पंजेटा हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका भी पंजेटा जी। राकेश कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका राकेश कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राकेश कुमार जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि जिस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, ये समझाइए हमें। क्या इस बार भी माने ही हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कोई खेला होने वाला है? जी देखिए, किस तरीके से हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है, और हमने ये देखा कि पिछले 2 बार हरियाणा में जब भी राज्यसभा चुनाव हुआ तो उस राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने हाथों में आई हुई जीती हुई सीट भी गंवाई बैठी, चाहे वो क्रॉस वोटिंग हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों ने दूसरा पेन यूज किया। तो जिस तरीके से अब की बार भी जो मीटिंग हुई उसमें 6 विधायक गायब रहे, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक अब हिमाचल में हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो वोटिंग देने ना पहुंचे, और वोटिंग देने पहुंचे भी तो कहीं क्रॉस वोट ना हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला अनुभव है, अगर हम उसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 2 बार लगातार हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीट को जो उनके हाथ में थी उसको गंवाया है। तो उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है, चाहे वो उनको ट्रेनिंग देने की बात कह रही हो कि वोट कैसे डालना है। हालांकि सभी विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, सभी जो विधायक होता है उसको सब पता होता है कि वोट कैसे डालना है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिस चेहरे को उतारा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं में जो हरियाणा प्रदेश के हैं उनके अंदर नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखी गई है। तो ये कांग्रेस का इंटरनल इशू है, लेकिन मैं केवल एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए इस बार ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक सीट सीधे तौर पर उनके खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से एक कैंडिडेट बीजेपी का है और एक कहीं ना कहीं समर्थित कैंडिडेट है, तो कांग्रेस को हर एक चीज अपनी संभल के करनी चाहिए ताकि उनके हाथ से एक सीट ना निकल जाए।
खरोड़ जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। आपने सुना राकेश कुमार जी को बहुत अच्छे तरीके से, वो ये कह रहे हैं, और क्या ये माने कि सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस बार अपने सभी, हालांकि 31 विधायक है, पूरे विधायक नहीं है, लेकिन जितने कांग्रेस के विधायक इस वक्त हैं जिनको शिफ्ट किया गया है हिमाचल में, और वो भी एक जगह परमानेंट तो नहीं है, हम देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही, कभी कहीं तो कभी कहीं, कई बार उनकी शिफ्टिंग बदली गई है। क्या एक सबक है पिछले अनुभवों से कांग्रेस पार्टी का, जो इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है? खरोड़ जी। और जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं इस टाइम डिबेट में, और जो देश प्रदेश की जनता आज आपका एक कार्यक्रम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम जी। मैं अभी सुन रहा था हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है राकेश जी, लेकिन उससे पहले आपने जो एक पूरा एजेंडा दिखाया, कौन कौन क्या क्या कह रहा है, उस पूरे आपने जो भी डिबेट शुरू होने से पहले दिखाया, उसमें मेरे को ऐसा लगा कि सारे के सारे जो पक्ष लिए गए वो बीजेपी के मंत्री, एमएलए और वो थे। कांग्रेस का तो मेरे को ना कोई दिखाई दिया, ना आपने क्या बात कर रहे हैं? सबसे आखिरी बात उन्हीं की थी। साक्षी जी, एक मिनट बात पूरी कर लूं। नहीं, आपने बोला ना, मैं आपको बताऊंगी। तो आपने नहीं, बीच में जो कोई होगा एक आधा, किसी को किसको लिया था आपने, मेरे को समझ नहीं आया कौन थे, क्योंकि सामने जो पिक्चर्स दिखाई दे रही थी वो सारे के सारे बीजेपी के एमएलए, मंत्री सारे वो दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस के किसी नेता विपक्ष की, किसी विधायक की, किसी मंत्री की, पूर्व मंत्री की कोई मेरे को पिक्चर सामने नहीं दिखाई दी। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, हैरानगी मान रहा हूँ इस बात की कि आज एक किस तरीके से पूरा एक बीजेपी द्वारा एजेंडा चलाया जा रहा है कि कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस के विधायक शिफ्ट कर दिए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो जाएगा, 6 नहीं आए, 5 नहीं आए। अभी मैं राकेश कुमार जी को भी सुन रहा था, नेता नाराज हो गए इनके, जिनको टिकट दिए, पता नहीं कहां से, कौन से सूत्र है इनके, कहां से खबर निकाल के ला रहे हैं। मैं तो अभी पीछे जितनी भी डिबेट हुई है, क्योंकि रोजाना आज जो हरियाणा की और प्रदेश की स्थिति, जिस विपदा से आज देश और प्रदेश गुजर रहा है, उन चीजों को ना छोड़ के एक राज्यसभा का मुद्दा ऐसा इन्होंने बना दिया कि ताकि जो विकट परिस्थितियां आज देश प्रदेश झेल रहा है उससे हटाकर एक ऐसे चुनाव पे लाके खड़ी कर दी। और पिछला, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव पर बात ना हो। एक मिनट साक्षी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, फिर आप मेरे को टोकना, आप सवाल भी पूछना, मैं जवाब दूंगा। बीजेपी ने क्या चाह रही है कि जो भी कोई दिक्कत समस्या खड़ी होती है उसको ये क्या करते हैं, एक कहावत तो इनकी थी, आपदा में अवसर। आज स्थिति क्या हो रही है कि भूतकाल और भविष्यकाल, मतलब कि इन दो चीज पे राजनीति आज बीजेपी की खत्म हो चुकी है। या तो पीछे क्या हुआ था या हम आगे क्या होगा। आज वर्तमान में क्या होना है, इस चीज वर्तमान में किस चीज की जनता को जरूरत है, क्या देश को जरूरत है, उस चीज पे कोई ना तो चर्चा करने को तैयार है, ना कोई बात करने को तैयार है। अब मैं राज्यसभा चुनाव पे आ रहा हूं, आज ये एजेंडा चल रहा है सारी जगह, पिछले 4-5 दिन से डेली डिबेट हो रही है हर चैनल पे कि जी कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस के विधायक भाग जाएंगे, उनको शिमला लेके चले गए, उनको कुफरी लेके चले गए, इतने आए नहीं, इतने चले गए। मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने भी तो 2 दिन से अपने जो नजरबंद कर रखे हैं जेडब्ल्यू मेरिट में, कड़ी सुरक्षा के बीच में जेडब्ल्यू मेरिट में गए हैं, वो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज तक मैंने तो सुना नहीं किसी ने कहा हो कि बीजेपी को भी खतरा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बीजेपी अपने दोहरे मापदंड के जो जिन्होंने चक्कर भी चलाया था, आज बीजेपी उस चक्कर में खुद फंस चुकी है। क्योंकि ये पहले तो कहते रहे जी निर्दलीय उम्मीदवार, हमारा कोई लेना देना नहीं, पार्टी में क्या पता है हमारे को पता नहीं है। मैं 2 दिन पहले तक की डिबेट बता रहा हूँ सारे चैनल पे। अब कल से परसों से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे समर्थित हैं। फिर जब हमने सवाल उठाया कि जी अगर आप अनुशासन की बात कर रहे हो कि हमारी पार्टी बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है और हमारे यहाँ सिस्टम है, अगर जो किसी को एक को कह दिया तो दूसरा कोई बगावत नहीं करता। आज मौजूदा इनके हरियाणा के जो वाइस प्रेसिडेंट है संगठन के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सतीश तांदल जी, उनके ऊपर क्या ये एक्शन लेंगे? ये अनुशासनहीनता भंग नहीं हो रही इनकी? जो 17 विधायक उनको वोट डालेंगे, क्या वो इनका अनुशासनहीनता भंग नहीं होगी? दूसरी बात, इनका मुद्दा ये जाने हमें इससे कोई लेने देना राकेश कुमार, लेकिन ये जो सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर उठा रहे हैं, ये सारे काम वो खुद कर रहे हैं। आज एक स्थिति ऐसी बन गई है, बीजेपी को अपने विधायक जेडब्ल्यू मेरिट में कड़ी सुरक्षा में रखने पड़ रहे हैं। खतरा इनको डबल हो गया। कहीं इधर क्योंकि ग्रुप सारी सब जगह होता है, हर पार्टी में। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाह रहा, ना मैं टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ। इनकी पार्टी में कौन कौन से कितने गुट है सारे हरियाणा को पता है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं आज बात करना चाहता हूँ वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति में बीजेपी के पास 48 विधायक है, 2 कैंडिडेट है। अब इनको डिसाइड करना है कि कौन जीतेगा। इनको खुद को खतरा हो गया, कहीं नांदल जी कोई गेम खेल जाए, पता चला नांदल जी जीत गए, भाटिया जी रह गए। दूसरी बात, इनको कांग्रेस से भी खतरा है, कहीं इधर उधर कुछ ना हो जाए, तो इन्होंने भी अपने विधायक। और रही बात हमारे टोटल 37 विधायक हैं,
31 विधायकों की हमारे को जरूरत है। और मैं आपको आज इस आपके चैनल पे, क्योंकि कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और आप दोबारा मेरे को बुला के डिबेट कर लेना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 37 विधायक हैं, 38 से 39 वोट 40 वोट कांग्रेस के जो हमारे करमवीर बोध जी हैं उनको चुनाव में वोट पड़ेगी और निश्चित तौर पे वो राज्यसभा जाने का काम कर रहे हैं 37+ वोट लेके। अभी मैं एक राकेश जी का और जवाब दे दूं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उनके पास कौन सा डाटा है या कोई वीडियो है या कोई किसी चीज का प्रूफ है जो उन्होंने कहा कि जो हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनसे बहुत सारे चेहरे नाराज हैं कांग्रेस के, वो कौन से चेहरे हैं, इनके पास क्या है, जरा एक बार ये मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा 1-to-1 जब ये मेरे को बताएंगे कि कौन से नेता नाराज है। ये सारी जो राजनीति है एक प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है, जबकि बीजेपी आज अपने चक्रव्यूह में खुद फंस चुकी है। ठीक, खरोट जी आपने अपनी बात बहुत आराम से रखी है, मैं जवाब लूंगी बारे में, लेकिन उससे पहले आपने 2 बातें कही। पहली बात आपने ये कही कि हमने यानी कि इंडिया न्यूज हरियाणा ने कांग्रेस नेता की कोई बाइट नहीं चढ़ाई। ऐसा नहीं है, शायद आपने ठीक से देखा या सुना नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं के अलावा हमने आखिर में कांग्रेस नेता की बाइट चलाई है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप इस पर बहस कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं कांग्रेस को लेकर। ऐसा नहीं है, कल होना है चुनाव, उसको लेकर बहस बहुत ऑब्वियस सी बात है और इसमें आप भी बतौर प्रवक्ता आए हैं तो लाजमी सी बात है, कुछ ऐसा है तो अपना पक्ष रखेंगे, आप पूछूंगी मैं आपसे। ठीक है, आपके चैनल को या आपको या मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को, मैं सुनो मेरी बात, मैं इसको कंप्लीट मतलब कि कोई मन में संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बात को कांग्रेस की बात को एकदम से पकड़ के अदरवाइज आपने बोला, मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। विदु रावल जी, आपका नहीं बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी। ठीक है, विदु रावल जी, क्या आप लोग, ठीक है आ रही हूं मैं गगन जी आपके पास। विदु रावल जी, क्या आप लोग इतने आश्वस्त हो गए कि कांग्रेस के विधायक अपनी अंतर आत्मा की बात सुनेंगे? मनोहर लाल जी कह रहे हैं वाली बात। साक्षी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं राकेश कुमार जी और 2 बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बोलिए। मैं निवेदन करूंगा गगन खरोट जी से विशेष रूप से कि वो मेरे बीच में एक भी शब्द ना बोले, कागज और पेन उठाए, मेरी बात की किसी बात पर आपत्ति हो तो उसको लिख ले। मैंने उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला है, कृपया करके इस बात का सम्मान करें। वो देखिए 2 बातें जो हैं अभी कही हैं गगन खरोट जी ने जो शुरुआत की, उन्होंने एक शिकायत के साथ शुरुआत की। उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस के नेता की बाइट नहीं दिखाई। अरे भाई, सारा के सारी कांग्रेस जो है अंडरग्राउंड हो चुकी, ढूंढे नहीं मिल रहे कांग्रेस के नेता और ये कह रहे हैं बाइट दिखाएं। वो खुद जो है कांग्रेस शासित प्रदेशों से भी भाग रहे हैं, वहां पर भी टिक कर नहीं बैठ रहे हैं। शिमला गए थे, शिमला से कुफरी चले गए, कुफरी से जो है आकर अभी जो सूचनाएं आ रही हैं आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला हमें तो कि वो कसौली आ गए हैं। कसौली से कब कितने बजे चंडीगढ़ आएंगे कुछ नहीं पता है, सब कुछ गुप्त है मामला। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि बाइट नहीं दिखाई। इस प्रकार की मुझे नहीं पता शिकायत करने की आवश्यकता थी। ये शिकायत कर तो उन्होंने खुद का अपना जो है कुर्ता फटा हुआ दिखा दिया कि फटे हुआ कुर्ता पहन कर आए हैं आज। किस प्रकार से जो है इस प्रकार क्या। फिर उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश में विकट परिस्थितियां हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। अगर उनके मुताबिक देश और प्रदेश में विकट परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से उन्होंने प्रदेश का हरियाणा का नाम लिया, तो क्या ऐसी परिस्थितियों को जिसको वो दावा कर रहे हैं मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, क्या इन परिस्थितियों में वो चाहेंगे, हरियाणा की जनता चाहेगी कि उनके द्वारा चाहे गलती से ही किसी जनप्रतिनिधि कांग्रेस वाले को चुन लिया, इसका मतलब जिसको वो विकट परिस्थिति मान रहे हैं उन परिस्थितियों में जनप्रतिनिधि जनता को छोड़कर जो है अपने अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, हरियाणा की जनता प्राथमिकता देख रही है क्या है मामला। अब मैं सीधा आपके सवाल पर आ रहे हूं गगन जी आपके पास। हाँ, मैंने गगन जी से निवेदन किया था ना, शायद उन्होंने मेरे निवेदन नहीं बोलिए, है ना, बीच में नहीं, रनिंग कमेंट्री बिल्कुल ना करें। मैं फिर ऐसे कर दूंगा, फिर दिक्कत में आएंगे, फिर रोने लगे। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है ये एक डिवाइडेड हाउस, ये डिवाइडेड हाउस है। ये ऐसा नहीं कि कोई पहला चुनाव है। राकेश कुमार जी ने जो है खूब अच्छे से बताया हमें किस प्रकार से चुनाव, उन्होंने तो केवल 2 चुनावों की बात कही। मैं आपको एक और दावा करता हूं, 2014 से लेकर 2026 आज आ गया, कोई एक भी ऐसा समय आया जब हरियाणा की विधानसभा में वोटिंग हुई है ना, तो जितने अपेक्षित कांग्रेस के विधायकों को का मतदान कांग्रेस को मिलना था आज तक कभी नहीं मिला है। आज तक सिर्फ राज्यसभा चुनाव ना देखिए, जितना कांग्रेस पक्ष को जो है अविश्वास प्रस्ताव ये 2-3 बार लेकर आए हैं,
उसमें जितना मिलना था उतना मिला है क्या वोट? अब पिछली बार तो पीठ दिखाकर ही भाग गए थे, खुद लेकर आए प्रस्ताव, छोड़कर चले गए। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, क्योंकि ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बनाई हुई व्यवस्था है ना, ये बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को एक अलाउंस दिया है कि आप अपनी मर्जी के जो है मतदान कर सकते हैं। नहीं तो गणित तो सीधा सीधा सा था, 48 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 37 कांग्रेस के हैं, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो अगर इसी तरीके से होना था तो फिर तो पेपर पर ही हो जाता। लेकिन क्यों विधायकों को कहा गया कि आपको जाकर मतदान कर आना है और इन शर्तों में करके आना है? ये इसलिए कहा गया ताकि लोग अपनी अंतरात्मा को ना छोड़े। और ये अंतरात्मा की बात हिंदुस्तान के अंदर भाजपा ने नहीं शुरू की, ये 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू करके लाई थी, जब खुद अपनी ही पार्टी का विद्रोह कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, वीवी गिरी जी को, और बाद में अब कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर वीवी गिरी जी को जिताया था। तो पहले दिन से ही, इंदिरा गांधी जी के जमाने से ही जो अंतरात्मा है वो कांग्रेस के खिलाफ ही चलती है। अब ये अंतरात्मा से इतना डर जाते हैं। एक बात इन्होंने बार बार बताने का प्रयास किया कि भाजपा के विधायक शायद हैं नहीं, गए हुए हैं। बिल्कुल झूठ है। आप मुझे अभी बताइए इसी डिबेट में कौन से विधायक को आपके साथ जोड़ना है फोन पर, अभी जोड़ देता हूं मैं। भाजपा के विधायक कल रात अपने घरों पर, जो उनके अलॉटेड घर है वहां पर सोए हैं, अलग अलग सोए हैं। बहुत सारे लोग जनता के जो है आकर कांग्रेस माफी चाहूंगा, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग आकर मिलते रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के जनप्रतिनिधियों के वो जो दायित्व है उनको पूरा कर रहे हैं। खुले लोग, जनता मिल रही है। कल जरूर 9 बजे से शाम को 4 बजे तक एक प्रशिक्षण हमने रखा हुआ था, उसमें जरूर सब विधायक थे। लेकिन कल रात की बात हो, आज पूरे दिन की बात हो, आज की रात की बात बता रहा हूं, मैं तो खुला कह रहा हूं। कौन से विधायक के से मिलना चाहेंगे? गगन खरोड़ जी बताएं, मैं अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको उसी विधायक से आदि मिलवा देता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन जिनके मन में खोट हो ना, उनके साथ दिक्कत है। और एक और बात कहकर अपनी बात को अंत करूंगा, ये आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि मेरी 7 पुश्तें भी जो है कांग्रेस को चिमटे से नहीं छुएंगी। जब कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहा था, 1970-71 की बात है, 1972 में जब उन्हें 2 चुनावों में धोखे से हराया गया था, याद करें उस समय किस प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने कहा था। उनकी बात को आज सत्यता मान रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नंगी और गंदी पार्टी हो चुकी है। आपने देखा पिछले दिनों जो है देश का अपमान करने के लिए ये अपने कपड़े उतार कर आ गए थे। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, मैं तो कहा ये बात ना, मैंने तो साक्षी जी ये कहा ना, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ये कहते हुए। जिस पार्टी ने बीच में नहीं बोलना, डिबेट करना सिखा दूंगा। ये बीच में क्यों बोल रहा है? ये प्यार की भाषा समझ नहीं आ सके। प्लीज ये सब ना शुरू करें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। बार-बार रावल जी प्लीज अपनी बात पूरी करें आप। नहीं, मैं बात पूरी करूंगा, लेकिन बीच में ये इस तरह नहीं टपकेगा। इसके बीच में कोई नहीं एक शब्द बोला। तमीज रखेगा, डिबेट करने की एक तमीज होती है, डेकोरम होता है। डेकोरम को सीखिए थोड़ा सा। डिबेट में आना मुझे आपकी बात फिर कम करवानी है, बंद करवानी पड़ेगी। प्लीज आप ना बोले, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट है प्लीज। रावल जी अपनी बात प्लीज आप फिनिश करें। कोई तरीका है ये बीच में बोलने का? नहीं बोल रहे आप, वो अपनी बात रखें आप। तो देखिए, ये बात कहनी, ये बात जरूरी है। देखिए, जनता के प्रतिनिधियों के पास जनता जाती है, जनता का दबाव होता है। वो जनता जब जाती है, कहती है आप ठीक है कांग्रेस पार्टी के विधायक को हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अच्छी पार्टी नहीं है। ये तो भारत का जब सम्मान करने की दुनिया भर जो है, दुनिया विश्व के 80 देश आए हुए थे भारत में, भारत के AI समिट का इस पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। ये तो तब नंगे हो गए, और नंगे तो पहले से ही थे, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी। ये तो वो पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी की अपील के बावजूद कि देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ है, कोई छूट नहीं होगी, ये उसके बाद भी अफरा तफरी मचाने के लिए सुबह शाम जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं। 2011 की फोटो लगा के भीड़ दिखा रहे हैं अपने काले काल की। ये दिखा रहे किस प्रकार एक के बाद एक। मैं खत्म कर रहा हूं, ये अंतिम सेंटेंस है मेरा। साक्षी जी, आपका चैनल और सभी चैनल दिखा रहे हैं, एक कांग्रेस ही कहीं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में पकड़े जा रहे हैं सिलेंडरों की होर्डिंग करते हुए। ये कह रहे हैं कि कमी आ गई, और यहाँ कांग्रेसियों के यहाँ से 500 सिलेंडर मिल रहे हैं। मतलब देश के विरुद्ध जो लोग हैं, क्या जनता जनप्रतिनिधियों पर दबाव नहीं बना रही होगी? निश्चित तौर पर बना रही होगी। मुझे पूरा आशा विश्वास है कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो जीतने ही वाले हैं, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको भी वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप लिख के लीजिए मेरी बात।
चलिए ठीक है, जवाब मैं लूंगी। खरोट जी आती हूँ आपके पास, क्योंकि अभी पंजेटा जी का जो ओपनिंग रिमार्क है वो रह चुका है। पंजेटा जी, इंडियन नेशनल लोकदल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त है। सीट भले ही कम हो, लेकिन किंग मेकर आप पहले भी रहे हैं विधानसभा के चुनावों में, और अब जब चुनाव राज्यसभा को लेकर है तब भी किंग मेकर की भूमिका में आप हो सकते हैं। किसकी नैया पार करवाने वाले हैं कल, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको इस वक्त डिबेट में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ 2-3 बातें जो डिबेट में उठी हैं कि 2014 से अब तक उसके बारे उस सेंटेंस को मैं आगे जरूर लेके जाऊंगा। 2014 से अब तक एक आंकड़ा और है, वो आंकड़ा ये भी है कि राज्यसभा में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र जो हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो गाड़ी के अंदर वो जो विधायकों को अपनी एक जीप रूबिकॉन में क्या कहते हैं एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनकी सुरक्षा में वो भी लगे हुए थे कि कहीं विधायक इधर से उधर ना हो जाए। तो केवल उनको छोड़ के, क्योंकि उनके परिवार के हैं हुड्डा जी के, उनके पुत्र हैं, उनको छोड़ के आज तक कोई भी राज्यसभा में नहीं जा पाया। बड़े बड़े नाम मैं कहूंगा कि अजय माकन कोई छोटा नाम नहीं था, पर्याप्त मात्रा में आपके पास विधायक थे जितने जीतने के लिए चाहिए। अगर वो हार सकते हैं, अगर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता हजारों करोड़ के भी उन्होंने डिक्लेयर किया हाल ही में, हजारों करोड़ के वो मालिक हैं, अगर हिमाचल में पर्याप्त नंबर्स, पर्याप्त तो ज्यादा ही थे उनके, तो जब वहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो फिर तो कोई बीजेपी की मुझे लगता है कि अब तो जो कहते हैं ना साख जो है, अब तो फिर उसको ही सीधा सीधा प्रश्न उठेगा कि शिद्दत और ईमानदारी से जो है कहीं ना कहीं उन्हीं की में चूक रहेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष है और विश्व में सबसे धनवान पार्टी भी ऐसे, इसकी कोई बात नहीं है। और अशोक गहलोत जी ने तो इनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर 2020 के अंदर बातें भी रखी थी हॉर्स ट्रेडिंग की। उस समय तो 25 करोड़ का रेट था, मुझे तो नहीं पता अब आजकल क्या लेटेस्ट चल रहा है भाव चुनाव का। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी तक अगर इतने बड़े बड़े नेता हार सकते हैं, और क्योंकि हुड्डा जी के परिवार से तो है नहीं बौद्ध जी, तो ये जा पाएंगे, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर है। और मैं इसका दोष भाजपा के ऊपर नहीं डालता, मैं इसका दोष कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर जो इतनी खींचतान है, कांग्रेस के अंदर जितना मनभेद और मतभेद दोनों है, जिस तरह इन्होंने आपको याद होगा शैलजा जी के साथ जो व्यवहार किया था, और शैलजा जी राज्यसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले, और उन्होंने कैंपेन भी नहीं किया और वो पीछे हट गई थी, और किस तरीके से इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को बाहर निकाला। कुलदीप बिश्नोई की जैसे आज दीपेंद्र साथ साथ लगे हुए हैं, आपको मैं बताऊं पिछले जो माकन जी का चुनाव था, कुलदीप बिश्नोई के साथ एक ही एरोप्लेन के अंदर दोनों के दोनों साथ आए, एक होटल में एक ही कमरे में दोनों एक साथ रहे, और फिर भी जो है हिला हो गया आपके सामने। तो और सबसे बड़ा जो प्रश्न है इसके ऊपर जनता ध्यान नहीं देती। 3-4 बातें हैं। एक तो जब ऐसी समीकरण थी सेम, तो क्यों पैरेलल कैंडिडेट खड़ा नहीं किया भाजपा ने? सबसे बड़ा ऐसा क्या दरिया दिली थी? चुनाव करा लेते, जैसे पहले आपने 2 बारी खड़े किए हैं, तो इसमें भी खड़ा कर लेते। उसके बाद वो एक गांधी विरोधी ग्रुप है G23 जिसे कहते हैं, G23 के बहुत वो नेता है, खुद प्रधानमंत्री जी उनको ऑन कैमरा निमंत्रण दे चुके हैं घर आने का। मुझे नहीं पता क्या वजह थी क्या नहीं थी। फिर जूनियर हुड्डा भी कहा दीपेंद्र जी को बड़े प्यार से जैसे संज्ञा दी जाती है जिनका बड़ा पुराना याराना हो। उसके बाद हाल ही में 2 केसेस के अंदर, पहले जब खट्टर जी थे तब हुड्डा जी को एक केस था जिसमें खेमका जी ने म्यूटेशन रद्द की थी, आपको पता होगा, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी DLF वाला जो मामला था। और हाल ही में अभी AJL वाले मामले में भी जो है हुड्डा जी को क्लीन चिट मिल गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आप जो है मीडिया के सामने, जो हुड्डा जी के संदर्भ में मीडिया ने सवाल किया था, ये तो नायब सैनी जी ने कहा मेरी तो मदद करी है हुड्डा जी ने पिछले चुनाव के अंदर। लेकिन रजत जी, और मैं खत्म कर रहा हूँ नहीं, आप जो बात बोल रहे हो उसको लेकर सवाल मेरा आपसे है कि करमवीर बौद्ध जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर बीरेंद्र सिंह ये बात बोल रहे हैं कि वो किसी गुट के साथ ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि वही जीतेंगे। बीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं वाली बात। देखिए, अजय माकन किसी गुट के तो नहीं थे,
अजय माकन कौन से गुट के थे, बल्कि वो तो सेंट्रल लीडरशिप से आए थे। आप ये देखिए ना कितने बड़े बड़े नाम है, कोई मैं कोई छोटे नाम तो नहीं बता रहा। करमवीर बौद्ध जी का तो नाम जब ये इनके टॉप लीडरशिप जो बड़े बड़े नेता यही नहीं जानते थे। और एक दो फैक्ट्स और भी हैं कि सबसे बड़ी बात है आप ही के पास आ रही हूं, हाल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके बाद दो बातें बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। पहला तो अभी जो आप हाल ही में जो पिछले विधानसभा सत्र का था, हमारा शीतकालीन सत्र था, उसके अंदर जब वोटिंग होनी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, क्या हुड्डा जी के उसके ऊपर सिग्नेचर थे? हुड्डा जी के खुद के सिग्नेचर नहीं थे। क्या हुड्डा जी को वोट नहीं डालने? जिनके सिग्नेचर थे वो मौजूद नहीं थे। गोकुल सेतिया जी हों या चंद्रमोहन जी हों, अब ये एलाहाबाद से विधायक है भरत बेनीवाल वो हों, और भी बहुत से नाम है। जब वो वोटिंग के समय ही नहीं थे तभी तो एकदम डांडा जी ने उठ के इसके ऊपर निंदा प्रस्ताव लेकर आए। उसके बाद क्योंकि बैलेट पेपर वो जो खाली छोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन नहीं थे। एक और जगह हुड्डा जी को मुझे लगता है जब यहाँ हिमाचल कुफरी सब जगह लेकर गए जिन रिजॉर्ट्स में, मुझे लगता है वहां पे हुड्डा जी को पीछे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। क्योंकि अगर किसी को वोट डालनी नहीं आती तो वो तो हुड्डा जी को नहीं आती, क्योंकि हुड्डा जी ने तो खुद कबूला हुआ है कि मैंने 2016 का जो चुनाव था जिसके अंदर आर.के. आनंद जी थे, उसके बैलेट को ही खाली छोड़ दिया। इससे ये साफ जाहिर नहीं होता, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि 14 बाकी के जो कांग्रेस के वोट थे वो सारे के सारे इन्होंने शाही बदल दी, वो सारे रद्द हो गए, इनके सारे के सारे वो कैंसिल हो गए। और आप एक बात बताइए, जब इनका नेता है, इनको जो लीड कर रहा है वो खाली छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी लोग खेला करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने नहीं वोट डाला, नंबर्स भी एड अप नहीं होते। अगर आप नंबर्स भी देख लें उस समय तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को 40 वोट मिले थे, ठीक है, सुभाष चंद्रा जी को मात्र 15 वोट मिले थे, बाकी 14 वोट, और वो तो फिर उसके बाद कैंसिल हुए। 76 का आंकड़ा आया, तब 26 चाहिए थे, तब 26 बीरेंद्र जी के हुए और जिनको 40 मिले थे। और सुभाष चंद्रा जी को उनसे भी 3 वोट फालतू 29। आर.के. आनंद जी को 21 रह गए, जबकि उनको वो 14 भी मिलते तो 35-36 वोट थे हमारे पास उस समय। और ये हमारी बात हो रखी थी, संयुक्त कैंडिडेट थे। अब हुड्डा जी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ पे हुड्डा जी के अंदर इतना सबका, भाजपा वालों का इतना प्रेम है कि वहां इतना जाट आरक्षण में इतने दंगे हुए, इनके मंत्री का घर भी जला दिया। अरे एक FIR में नाम तक नहीं है, भाजपा वालों ने खुद ही नहीं डाली उनके खिलाफ, कोई FIR ही नहीं, नाम ही नहीं डाला हुड्डा जी का। इनके खुद के मंत्री का घर जला दिया, इतना नुकसान हुआ, उनके परिवार के लोग अपनी जान बचा के भागे, फिर भी हुड्डा जी का नाम किसी FIR में क्यों नहीं आया? इतने तथ्य, इतने चीजें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इतनी चीजें आ रही हैं। तो एक के बाद एक, और इनके आज भी एक पीछे की घटना हुई है इस ड्यूरिंग दिस सेशन। इनके बेदी जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, तो बेदी जी क्या बोलते हैं कि हुड्डा साहब की गुस्ताखी के शान के अंदर कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। ठीक है रजत जी, कुल मिलाकर बात जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ गई हूँ, क्योंकि अभी सबको वक्त देना है। मैं आती हूँ आपके पास दूसरी बारी में। गगन खरोड़ जी, रावल जी हो या फिर रजत जी हो, वो सवाल आपसे वो कर रहे हैं। रावल जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। रजत जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर गुटबाजी है जिसके चलते बार बार कांग्रेस जीतती जिताई सीट हार जाती है। माफी चाहूंगा नहीं, मैं माफी चाहूंगा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अंतरात्मा तो शुरू से विद्यमान थी, लेकिन अंतरात्मा भारत की राजनीति के अंदर अंतरात्मा शब्द का उपयोग वही बोले खरोड़ जी। पहले तो मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ साक्षी जी। क्या आप इतने बड़े चैनल पे आप प्रोग्राम चला रहे हो, क्या आप किसी प्रवक्ता को ये अलाउ कर सकते हो कि वो बैठ के चैनल पे धमकी दे कि दिक्कत में आ जाएंगे? तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से दिक्कत में आ जाएंगे, ये जरा मेरे को क्लियर कर दे। यमुनानगर के रहने वाले ये, मेरा नंबर इसके पास होगा, नहीं तो मेरा नंबर कहीं से भी आपसे भी ले लेंगे। पहले तो ये क्लियर करना दिक्कत कौन हो जाएगा, कैसे आ जाएगा। चैनल में बैठ के धमकाने की जरूरत नहीं है, आदू पद्दू नहीं समझने की जरूरत है। दूसरी बात, ये जो एक तो रावल जी प्लीज, यहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है खरोड़ जी, दूसरी बात, ये नंगाई कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ किसकी फोटो है? ये जो नंगाई कर रहे हैं, ये फोटो किसकी है? जरा ये बताएंगे जरा किसकी फोटो है ये नंगापन किसने शुरू करा यहाँ पर?
ये नंगे की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथ अभी कह रहे थे बड़ी खुशी से कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगारू को फारसी क्या। तो आदमी को उतना बोलना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए आदमी को। जब अपने गिरेबान में, देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हर दल के नेताओं के बीच होता है। रावल जी प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज आपको पूरा मौका दूंगी मैं, प्लीज एक बार खरोट जी अपनी बात फिनिश कर ले। खरोट जी प्लीज आराम से डिबेट को कंडक्ट कराते हैं। नहीं करनी चाहिए यहाँ पर कोई पर्सनल किसी की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। अगर जो कोई इस बात को पर्सनल लेना चाहता है तो वो उसका अपना इंटरेस्ट है। हम यहाँ पर एक पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। दूसरी बात अब इनसे कोई पूछे, ये जो बोल रहे थे उछल के, जब अब इनको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? अब ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात रखें आप। अब ये बात भी नहीं सुन सकते, अपना जो इन्होंने वक्तव्य रखा उसका जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब जवाब दीजिए खरोट जी, ऑन टॉपिक प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साक्षी जी, आज जो ये अभी हमारे रजत पंजेटा जी हैं, बड़े भाई हैं मेरे, देखो इनका क्या है, इनकी सिर्फ 2 वोट हैं आज की डेट में। चलो हम उसके ऊपर कोई पर्सनल कटाक्ष नहीं कर रहे, ये स्थिति परिस्थितियां हर एक पार्टी साथ कभी ना कभी जीवन में आती हैं, ये राजनीति का एक चक्कर है, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर। आज जिस घमंड में बीजेपी चल रही है, बीजेपी जिस घमंड में चल रही है, तो वो घमंड की राजनीति का भी एक दिन घमंड चूर होना निश्चित लिखा हुआ है। आज जो इनेलो के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही, मैं उनको सबको क्योंकि दरकिनार रखता हूँ, उनकी सिर्फ 2 वोट है। आज वो क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए मुद्दे चाहिए जिनको उन्होंने अपने पटल पे रखा। उन बात को मैं कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि आज जो राज्यसभा का इलेक्शन है, कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। ये जो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी हमारी जीत होगी, हमारा ये भी जीतेगा, हमारा वो भी जीतेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, लोकतंत्र का जो सिस्टम था, जिसकी अभी विधु रावल बात कर रहे थे अम्बेडकर की, उसको खत्म करने का काम किसने किया? बीजेपी ने। आज जो ये प्रवृत्ति चली है, क्योंकि राज्यसभा का 2014 से पहले जो ये सरकारें घेरने का, तोड़ने का, ये सारा काम ये सारा काम शुरू करा बीजेपी ने। आज जो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक कहीं पे भी मौजूद है, तो मैं कह रहा हूँ चलो इनसे पूछ के बता दो इनके सारे विधायक हैं। अभी तक की न्यूज है कि सारे के सारे जेडब्ल्यू मेरिट में हैं और वो कहीं पे भी हो। चलिए ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन जो बात कह रहे हैं रजत जी, गुटबाजी की बात जो कह रहे हैं, गुटबाजी की बात, उस पर प्लीज जवाब चाहिए मुझे आपसे। इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे 33 विधायक हैं और हम 37 से ज्यादा वोट लेके करमवीर बोध जी को अपने राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। बाकी और मैं किसी बात पे कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। यानी कि जो बात कही है रजत जी ने, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे आप गुटबाजी को लेकर, कि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने गुटबाजी में को लेकर बार बार जीती हुई सीटों को हार जाती है। मैंने साक्षी जी भी क्या कहा आपको? जी। मैंने आपको ये कहा, इनेलो के पास ILD के पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। देखो होना क्या चाहिए था, ये दावा करते आए हैं कि हमारे जो 2 विधायक हैं, हम 2 विधायक पे ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष में होके। अब ये मतलब कि जो विपक्ष की मुख्य दल है उसके साथ ना खड़े होके, ये उसके ही साथ उसका विरोध करके एक ना एक तरीके से बीजेपी के अपना जो उनकी एक वो बीजेपी वाले जो सुनना चाह रहे हैं, ये उनका आंख नाक गला बनके उनका ये पेट जान डालने का काम कर रही है इनेलो आज। तो इन बातों पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता। हाँ, हम फिर भी एक विपक्ष के होने नहीं आते, हमारा कैंडिडेट है, खड़ा कर रखा है हमने, तो हम तो फिर भी चाहते हैं कि इनेलो जिस तरह विपक्ष में है, हम फिर भी उनसे कहेंगे विपक्ष जो बार बार कहते हैं विपक्ष होने के नाते वो भी अपने 2 विधायकों की वोट करमवीर बोध जी को डाले तो पता चलेगा। क्योंकि वो भी तो बात करते हैं दलित की, कमेरे की, किसान की, तो वो भी एक दलित है, एक आम आदमी है, उनको वोट दे, अपना बड़ा दल दिखाए और दिखाए कि हम भी विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े थे, तब पता चलेगा। अदरवाइज कल शाम को वो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, सारा सबके सामने क्लियर हो जाएगा। जो हवा हवाई की बातें हो रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, पता नहीं कितनी वोट कौन डाल देगा, वो कल सारा शाम को आप दोबारा डिबेट रख लेना, मैं आपके चैनल पे आके सारी बात आपके सामने पूरी तरीके से दोबारा हम आपके सामने रखेंगे। चलिए ठीक है। राकेश कुमार जी, जब भी जो खास तौर से कोई भी चुनाव हो, ये आजकल दलों को क्रॉस वोटिंग का डर होने क्यों लगा है? और कहीं संभव है कल देखिए चुनाव होने उससे 2 दिन पहले सेंधमारी से बचने के लिए सभी विधायकों को एकजुट किया गया है, और मुझे लगता है कि अगर किसी को किसी से कांटेक्ट करना होगा तो बहुत पहले हो चुका होगा। देखिए साक्षी जी, हम राजनीति को अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर
एक नेता अपनी विचारधारा के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उसको टिकट नहीं मिलती तो रातों रात उसकी विचारधारा बदल जाती है और वो पार्टी चेंज कर लेता है। तो नेता को केवल अपना फायदा दिखता है। इसी तरीके से आप देखिए कि लगातार पिछले कुछ सालों से हम ये देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पोजीशन में बैठे हुए, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो, जब भी चुनाव का समय आता है तो लगातार कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव को, अपने वोट को डालने से पहले जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, जिस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों को चार्टेड बसेस में भर के, प्लेन में ले जाकर अलग राज्य में बिठा देती है और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग होती है। वही तो सवाल है। इससे एक बात साक्षी जी निश्चित हो जाती है कि कोई भी नेता हो वो ना तो किसी विचारधारा से प्रभावित है और ना ही वो जनता के साथ कमिटेड है। मैं समझता हूं जिसको जहां पर भी कोई फायदा दिखता है या वो अपनी विचारधारा को छोड़ के एक ही पल में अपने पार्टी को बदल देता है। अब आप देखें कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 2014 से ही जितने भी इनके बड़े नेता थे उन सभी ने पार्टी बदली, उन सभी ने पार्टी छोड़ी। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के नेताओं ने की। गुटबाजी के कारण ही हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत 1% के वोट से हारी है, वो भी गुटबाजी के कारण हारी। किस तरीके से आज भी राज्यसभा चुनाव से पहले इनके कैंडिडेट को लेकर बड़े नेताओं के अंदर नाराजगी है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का नतीजा है। साक्षी जी, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ राकेश जी से कि कौन से विधायक, कौन से नेता की नाराजगी है, जरा बताइए। बीजेपी मेरा सवाल है। तो बीजेपी की आज की डेट में जो खूबसूरती है वो यही है कि नाराजगी बीजेपी किससे? में कोई भी बड़ा नेता ना तो बगावत करता है, आप उत्तर प्रदेश देख लें, आप बिहार देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लें, आप दिल्ली देख लें, जिसको सीएम घोषित कर दिया वो सीएम रहेगा, जिसको जो जिम्मेवारी देती वो जिम्मेवारी लेंगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है, सबके पास जाना है मुझे लास्ट रिएक्शन के लिए। अपनी बात प्लीज जल्दी खत्म करें राकेश जी। 10 सेकंड। तो कांग्रेस पार्टी की एक यही कमी है कि इनके नेता ही इनके कहने में कार्य नहीं करते। ठीक है, बोलिए रावल जी, फिर आ रही हूं आपके पास एक बार कि कौन ये जो बार-बार कह रहे हैं इनके नेता नाराज है, कौन सा नेता जवाब दे देंगे, मैं आती हूं उनके पास भी। प्लीज रावल जी अपनी बात फिनिश करें फटाफट। मैं तो अभी शुरू करने वाला हूं जी अपनी बात। देखिए किस प्रकार से एक ना जर्नलाइजेशन करने की हमें थोड़ी सी जो है आदत हो गई। अभी मैं आपको 2-3 आपको तथ्य देता हूं। 2020 में जब अशोक गहलोत जी ने जब चिंता जताई थी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही थी, तो अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी खुले हर प्रकार से मीडिया को बुला बुला कर कहते थे, देखो हमारे यहाँ पर किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए राजस्थान की बात बताओ। अभी भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की सत्ता वाली पार्टी थी ना, वहां पर भी ये हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, तब क्या ऐसा आप इस प्रकार से निष्ठा पतन का कोई उदाहरण ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। जब मैंने राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी की, तब हरियाणा में 4थे नंबर का दल थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में, उसके बावजूद भी हमने जो है LIC की पॉलिसी के तहत, जिसको कहते थे एक पंच लाइन आया करती थी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ताउम्र राजनीति भारतीय जनता पार्टी की करने की हमने, ये विचारिक हमारी निष्ठा है। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई भारत को आगे ले जाने का कोई किसी प्रकार का संकल्प नहीं है। यहाँ तो केवल तुम भी खाओ हम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाए और सभी मिलकर जो है एक खानदान की जय जयकार करते ना, उसी चाटुकारिता में रहे, यही केवल उनका है। एक दो नहीं, ये अन्याय होगा। बहुत सारी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने वक्त कम है, सिर्फ 30 सेकंड, बहुत कम समय में, 20 नहीं 1 45 से वाइंड अप करना है, 60 सेकंड में मुझे बता दीजिए। जी जल्दी। देखिए इन्होंने बार बार इंडियन नेशनल लोकदल को बार इन्होंने जो है अपनी, ये अहंकार की बात कह रहे थे ना, अहंकार ये होता है, इन्होंने किस प्रकार से लगातार अपने एक वक्तव्य में, मैं गिन रहा था, 5 बार याद करवाया इंडियन नेशनल लोकदल को कि आपके केवल 2 विधायक हैं। ऐसा भी समय हरियाणा में आया था जब 90 में से 85 आ गए थे, कांग्रेस के 2 भी नहीं बचे थे। ऐसा भी समय आया था कभी, वो भी याद कर लीजिए। कितना घमंड इनके अंदर से बातों में, और फिर कहते हैं हम कुछ बोलते नहीं, और फिर अपेक्षा करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की पिछलग्गू बन जाए।
हम सबसे बड़ा विपक्षी दल है, हमारे पीछे क्यों नहीं खड़ी होती, हमारे पीछे लग्जू क्यों नहीं बनती, अपने विवेक से निर्णय क्यों ले रही है, ये बात कहते हैं। फिर एक बात और इन्होंने कही कि इनेलो के प्रवक्ता ने बात कही थी कि चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की मदद की है। अरे साहब, मदद तो राहुल गांधी रोज कर रहे हैं हमारी। राहुल गांधी से बड़ा स्टार प्रचारक है क्या कोई? ठीक है, रजत जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही यहाँ पे कि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं। चलो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कब कब इनके सिंगल डिजिट के नंबर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इनके जो है चुनाव में हमें वोट डालनी चाहिए। 1996 में चौधरी देवीलाल जी लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, उन्हें 2600 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। 1998 में फिर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल चुनाव जीत चुके थे, 383 वोट से उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। बनी हुई सरकार उनकी, भजनलाल जी को दुला के चीफ मिनिस्टर की बनी बनाई सरकार उनकी तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की जेल, सिंगल केस है पूरे देश के अंदर, भर्ती घोटाले के अंदर इन्होंने 10 साल की जेल स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को कराने का काम किया। हाँ, फिर भी हमने इनकी मदद की थी जब आर के आनंद जी हमारे संयुक्त कैंडिडेट थे। और जिन लोगों को थोड़ा वहम है तो मैं बता दूं, आर के आनंद जी को 21 वोट आए थे, उसमें से 19 मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है आपको रजत जी, वक्त इतने की अनुमति देता है। कल फिर देखिए बड़ी बहस होगी, हिस्सा बनाएंगे आपको भी, अपनी बात रखिएगा प्लीज, क्योंकि माफी वक्त इतने की अनुमति देता है आपको। फिलहाल विदु रावल जी आपका, गगन खरोड़ जी आपका, रजत पंजेटा जी आपका और राकेश कुमार जी आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और बड़ी बहस को सार्थक बनाया है आप सभी ने। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।